ओके जी, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लाहौरी टॉक्स। मैं हूँ वलीद अहमद शहज़ाद, आपका होस्ट। और आज जो है हमारे साथ हमारे बड़े खसूसी मेहमान हैं, बड़े ख़ास मेहमान हैं हमारे साथ, ऑल द वे फ्रॉम कराची, मलिक जुनेद साहब। जुनेद भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम वलीद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर खैरियत। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट मैन। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का प्लेजर। शुक्र। वेलकम वेलकम, डेफिनेटली। तो जुनेद भाई, थोड़ा सा अपना जो है आप इंट्रोडक्शन दे लोगों को, जो ऑडियंस वगैरह देख रही है हमें, उनको शायद हो सकता है कि ना मालूम हो कि आप कौन हैं, तो थोड़ा सा हमें ज़रा बताएं अपने बारे में। नहीं नहीं, बिल्कुल इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि उनको नहीं मालूम होगा कि मैं कौन हूँ। मैं जी एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडियन तो मैं अपने आप को नहीं कहता ऐसा, बस एक स्टैंड अप कॉमेडी का स्टूडेंट कह लें, क्योंकि मेरे हिसाब से कॉमेडियन बनने में काफ़ी साल लगते हैं और हमने तो अभी बस शुरू किया है, कुछ 2-3 साल ही हुए हैं। मेरा बैकग्राउंड तो कुछ इस किस्म का है कि मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। तो बस एक किस्म की ये गलती हो गई मुझसे, गलती से मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया। हम्म। मुझे असल में बचपन से ही शौक था एक्टिंग वैक्टिंग करने का। तो व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी तो मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। उसके सिलसिले में मैं आया कराची। कराची में तकरीबन 7-8 महीने एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर में हम इंक्यूबेट भी हो गए थे। तो स्टार्टअप लाइफ वैसे ही जो कहते हैं काफ़ी, वो बार बार से पहले सुना था, लेकिन जब एक्सपीरियंस किया तो वाकई में अंदाज़ हो गया काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है और काफ़ी टफ होती है, क्योंकि एवरी डे आपको नए नए चेंजेस करने पड़ रहे होते हैं। एक नया कंपनी आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे होते हो आउट ऑफ तकरीबन नथिंग। तो वो जो 7-8 महीने थे मेरी ज़िंदगी के, समझ लें काफ़ी टफ महीने थे। मतलब मैंने पिछली अपने वो पूरा जो एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमने 16-17-18 साल लगाए हुए थे, उससे मैंने इतना नहीं सीखा था जितना उन 7-8 महीनों में सीख लिया था। और उसमें जो सबसे बड़ी मेरी लर्निंग थी वो मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन इज़ पॉसिबल, वो किया जा सकता है, हो सकता है। बट एट द सेम टाइम एनीथिंग डू वर्थ वाइल टेक्स सम टाइम। मतलब एक ख़ास नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो कि आपको लेने पड़ते हैं, और थोड़ा पेशेंस के साथ बस लगे रहना होता है। तो मुझे अंदाज़ा हो गया मैं कुछ भी कर सकता हूँ ज़िंदगी में, और लेकिन जो भी करना होगा उसके लिए मुझे अगले 5-6 साल, 7-8 साल होंगे, क्योंकि जब नया नया बंदा निकलता है ना बैचलर लाइफ में, बैचलर्स करके प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, उस टाइम आपके दिमाग बहुत हवाओं में उड़ रहा होता है। आप कहते होते हो बस एक चक्का लगने की देर है, फंडिंग मिल जाएगी मुझे, मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा टाइप वाला ऐसी सीन होता है। ऐसी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आए, स्टार्टअप लाइफ में थोड़ा आए, तो थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि थोड़ा मतलब ऑप्टिमिज्म तो उस टाइम भी था ही, लेकिन थोड़ा एक रियलिटी चेक भी मिला। तो ये अंदाज़ा हुआ कि जो भी करना होगा वो एक पेशेंस के साथ लगातार काफ़ी सालों तक करना होगा। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर यार इतनी ख्वारी काटनी है तो कोई ऐसा कुछ काम किया जाए कि जो करके थोड़ा फिर ज़िंदगी का मज़ा भी तो आए। एट द एंड ऑफ द डे पैसे तो कमा ही लेने हैं, ये तो अंदाज़ा हो ही गया था। और एक मतलब एक जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो सक्सेस होती है, वो तो अचीव हो जाती है किसी भी उसमें। तो फिर ये मैंने सोचा कि यार फिर मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसमें मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन भी हो, क्योंकि फिर मैंने उस टाइम देखा कि यार मैं आज से अगर 10 साल मैंने अपनी प्राइम ज़िंदगी के देने हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो 20s जो आपके जो होती हैं, दीज आर द प्राइम, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके पास एनर्जी होती है इसमें। हम्म। तो ये मैंने अगर अपनी ज़िंदगी के किसी चीज़ को देने हैं तो 10 साल देने के बाद वेयर डू आई सी माई सेल्फ? तो आई डेंट वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ CEO ऑफ अ multi-million-dollar company. आई डेंट वांट टू सी माई सेल्फ एट दैट। तो मेरा हमेशा से एक ख्वाब था कि मैं एक्टर बनूं। ख्वाब मतलब क्या, एक बस एक हर किसी के अंदर की एक कुछ आवाज़ होती है। हम्म। मेरे अंदर की बस अब यही आवाज़ थी। मैं बचपन से ही कभी किसी की मिमिक्रियाँ कर रहा होता था, कभी घर वालों को हंसा रहा हूँ, कभी पड़ोसियों को, मतलब ऐसे ही ये मेरे तो यही था बचपन में। बल्कि मैंने पहली दफ़ा जब स्कूल गया नर्सरी क्लास में, तो मेरा टोटल चुगल यही होता था कि हमें जो होमवर्क के लिए वो कॉपीज देती थी ना टीचर्स, जो होता था कॉपियाँ मिलती थी हम्म। कि यार ये इन पे होमवर्क करना है, तो उन पे मैं क्या करता था, ये स्टिक फिगर्स बना के ना, हम्म। अपने जो दोस्त होते थे उनके स्टिक फिगर्स बना के
उनकी मैं आपस में लड़ाइयाँ करवा रहा होता था। ठीक है, ये हसन है, ये जैद है, ये हसन ने जैद को पत्थर मारा, वो जैद रोने लग पड़ा, मतलब नर्सरी क्लास में मैं था। तो मेरे जो दोस्त होते थे वो बड़ा हंसते थे, तो मेरा टोटल शुगल होता था ये। टीचर्स के तो तो आप आज फेवरेट होते होंगे फिर मेरे हिसाब से। टीचर्स टीचर्स मैं क्योंकि पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, तो टीचर्स का मैं वैसे ही फेवरेट था, कह सकते हैं। तो वो इतना इशू नहीं था, लेकिन वो मुझे बाद में एहसास हुआ कि मतलब इतनी कोई अचीवमेंट नहीं थी टीचर्स का हम्म। फेवरेट होना। तो सही। फिर ये हुआ कि बस उस टाइम से फिर मुझे मतलब एक्टिंग का मुझे ये था, एक्टिंग ही पता थी मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं पता था। स्टैंड अप कॉमेडी ऐसा ना मैंने देखी, रसल पीटर को एक आधा कई दफ़ा सुना था यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडी से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, मतलब अगर उसको देखें तो मैंने कोई ना किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को कभी फॉलो किया था, ना मुझे इस आर्ट फॉर्म का कोई अंदाज़ा था। बस हमारे एक मेंटोर थे, उन्होंने मैंने उनको उनसे जाके, ये जो मेरे स्टार्टअप के मेंटोर थे, उनसे मैंने जाके जब ये अपनी ख्वाहिश शेयर की कि मैं ऐसे स्टार्टअप कुछ, हालांकि हमारे स्टार्टअप अब 7-8 महीने की मेहनत करने के बाद वी वर एट अ पॉइंट के जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट रेज करने वाले थे। ठीक है, अगर थोड़ी सी हम मेहनत और करते वी कुड हैव रेज्ड इन्वेस्टमेंट सीड लेवल। और हमारा जो एक मतलब जो स्ट्रगल चल रही थी वो एक फाइनली एक आउटपुट वहाँ से मिलने वाली थी। बट एट दैट पॉइंट आई मेड अ डिसीजन, इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन, क्योंकि पिछले 7-8 महीने घर वालों की उम्मीदें, बाकी सब लोगों की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस एक जो लेके आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो उनको भी, उन पे भी पानी फेर दिया एक किस्म का। तो उस टाइम ये फैसला किया कि यार ये मुझे नहीं करना, मैं ये एक्टिंग करूँगा। तो उन्होंने मुझे मेरे जो मेंटोर थे उन्होंने भी यही समझाया कि टाइम लगेगा जो भी होगा, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, तुम्हें इसमें टाइम लगेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तो देख लो। तो अगर तुम्हें लगता ही है कि तुम्हारे अंदर ये परफॉर्मेंस आर्ट्स वाला कीड़ा है, तो स्टैंड अप कॉमेडी नाम की एक चीज़ होती है, ये करके देख लो। हम्म। अगर तुम्हें हंसा पाए लोगों को तो मतलब सही है, समझ आ जाएगी, कुछ हो सकता है। बस उस दिन से बस मैंने स्टार्ट किया स्टैंड अप करना। और अल्लाह का शुक्र है कि ऑडियंस को अच्छा लग गया मेरा स्टाइल थोड़ा बहुत। और बस यही चाहिए होता है, एक थोड़ी सी उम्मीद चाहिए होती है, थोड़ी सी अप्रिसिएशन चाहिए होती है स्टेज पे। उसके बाद से बस कर रहे हैं, चल रहा है सिस्टम। सही है, सही है। अच्छा, नहीं आपने बीच में ये ज़रूर मेंशन किया कि आप पहले कंप्यूटर साइंस के अंदर थे, तो मेरे हिसाब से घर वालों ने तो आपकी बाद में अच्छी खासी की होगी जब उनको पता चला होगा कि भाई ये स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है। घर वालों ने तो मुझे जब मैं कंप्यूटर साइंस ही एज अ फील्ड सेलेक्ट करने पे ही अच्छी खासी की थी। तो घर वालों से लड़ाइयाँ तो मेरी मतलब एफएससी के बाद ही चलना शुरू हो गई अच्छा, थी, वैसे जनरली क्योंकि इस तरह नहीं होता। जनरली तो जब बच्चा खुद ही इंजीनियरिंग में जा रहा हो, घर वाले तो और धक्का दे रहे होते हैं थोड़ा सा कि हाँ भाई करो करो, ये अच्छा काम है। नहीं, मेरे घर वाले असल में चाहते थे कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूं, अच्छा 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 अच्छा, सही है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उनके हिसाब से असली इंजीनियरिंग नहीं होती। अच्छा। असली इंजीनियरिंग जो होती है इलेक्ट्रिकल होती है, मैकेनिकल होती है, जब तक सिविल तारों होती है। तारों को हाथ में ना पकड़ो तब तक मज़ा नहीं आता है। हाँ जी। हाँ ना, बिल्कुल उनके ज़हन में ये था कि ये सॉफ्टवेयर वाली इंजीनियरिंग कौन सी इंजीनियरिंग होती है, कंप्यूटर पे बैठ के कीबोर्ड पे टाइपिंग करने से कौन बंदा इंजीनियर बन जाता है। हम्म। और इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है, और ये पता नहीं क्या, कौन सी फील्ड तुम चूज करने लग गए हो ये। तो मेरी तो घर वालों से उस टाइम भी लड़ाइयाँ चल रही थी, तो मैंने लड़ झगड़ के मैंने पहले तो कंप्यूटर साइंस फील्ड चूज की कि जी ये इसका स्कोप है एंड ऑल दैट। फिर जब 4 साल पूरे हुए, तो उसके बाद अब घर वालों की उम्मीद थी चलो 4 साल बच्चे को पढ़ाया, अब ये चलो कोई जॉब शॉब करेगा। मैंने बजाय इसके कि मैं जॉब करता, इवन कि मेरे पास 3-4 जॉब ऑफर्स थी, क्योंकि आई वाज अ रियली गुड स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी अच्छा काम मुझे आता था। तो जिस दिन हमारा वो था, क्या बोलते हैं उसको, ओपन हाउस जो होता है जिसमें अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप प्रेजेंट करते हैं, हम्म। मेरा प्रोजेक्ट देख के ही मुझे 2-3 जॉब ऑफर्स आ गई थी। मैंने वो जॉब ऑफर साइड पे करके मैंने कहा कि नहीं, मैं अपना स्टार्टअप करूंगा। फिर घर वालों को हुआ कि यार तू क्या चीज़ क्या है, मतलब पहले तूने ये फील्ड चूज कर ली है, अब तू कह रहा है कि मैंने अपनी कंपनी खोलनी है, पहले कोई नौकरी कर ले, ये है वो है, वही जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के जो घर वालों की सोच होती है कि भाई तुम पहले तो पक्की नौकरी कर लो, ये मतलब सिक्योर कर लो अपने आप को, और फिर इस किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन और ये सब करना। हम्म। तो फिर मैंने स्टार्टअप करना शुरू कर दिया। अब स्टार्टअप के 8 महीने फिर मेरे, हम एक ऐप बना रहे थे, तो रोज तकरीबन मेरे अब्बा जी का फोन आता था मुझे, मैं कराची आ गया था तो पीछे गांव, अब्बा जी लोग तो गांव में ही थे, हम्म। तो उनका रोज फोन आता, हाँ ऐप नहीं बनी, वो ऐप कितने पहुंची है, वो कितने पहुंची है ऐप। मैं क्या अब्बा जी लस्सी तो नहीं है कि मैं बना लवांगा एक ही दिन ये ऐप है, सही है। सारी बन बनाते होते देर लगती थोड़ी। तो वो करते कराते फिर जब स्टार्टअप वगैरह, और इस पॉइंट के बाद तो फिर घर वालों का
ये हो गया कि वो थोड़ा इम्यून हो गए वो, बस उनको कि समझ आ गई इसने कुछ नहीं करना, छोड़ो इसको। उनको समझ आ गई कि इसने कुछ नहीं करना, इसने हमारी कोई भी किसी भी उम्मीद पे ना, हम्म। इसने सब पे पानी फेरना है। हम्म। तो काइंड ऑफ उन्होंने उम्मीदें लगाना ही छोड़ दी, लगा मतलब लगाना तो नहीं छोड़ी होंगी, लगाते तो होंगे ही, लेकिन उन्होंने वो मेरे से वो एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया कि यार ये कोई रंग लाएगा। हम्म। सही है, ठीक है। तो अब इसमें ज़ाहिर बात है, कुछ लोग जो देख रहे होंगे हो सकता है कि उनको भी हो थोड़ा सा कि भाई हमने भी कोई एक्टिंग करनी है या स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, उनको भी लगता हो कि थोड़ा सा स्कोप है। तो बिल्कुल। ज़ाहिर बात है वो भी, क्योंकि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क में जो है वो एक माहौल ही कुछ इस तरह का बन गया हुआ है कि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि आप एक सिक्योर जॉब लो, आप ऐसी फील्ड के अंदर जाओ हम्म। जहाँ पर आपको सैलरी मिल रही हो, पैसे मिल रहे हो, फिर उसके बाद में आगे जाके जब बड़े हो जाओ तब कर लेना जो हाँ। मतलब इतनी सही सोच नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब बंदा अपने 20s 30s में होता है, जैसे आपने बात की अपने प्राइम में होता है, वो वक्त होता है जब बंदा पूरी जान मार के कोई चीज़ जो है उस पर अपना पूरा जोर दे के उसको स्टार्ट कर सकता है। बाद में ज़ाहिर ऐसे बात है ही। फैमिली के मसले होते हैं और मसले होते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन बिल्कुल। लोगों के लिए जो जिनको हो सकता है कि घर से कोई प्रेशर जो आ रहा हो इस तरह का, वो उनको रोक रहे हो हम्म। उस काम को करने के हम्म। लिए, फॉर एग्जांपल उनके टैलेंट के हिसाब से या स्टैंड अप कॉमेडी के हिसाब से, तो उनको आप क्या एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि वो किस तरह से इसको काउंटर करें? यार ये सवाल मुझसे बहुत दफ़ा पूछा जाता है, बहुत सारे लोग मुझे पेज पे, फेसबुक पे, यूट्यूब वगैरह पे मैसेज भी करते हैं, बहुत सारे यंग लोग जो कि ये परस्यू करना चाहते हैं इस किस्म का कोई कैरियर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हिसाब से लेके। तो उनको मतलब एडवाइस तो मैं तो ज़ाती तौर पे खुद कभी किसी की एडवाइस मैंने ली नहीं है, तो मैं इसमें वो ये कहता हूँ कि मतलब मेरी एडवाइस को भी ज़्यादा सीरियस नहीं ना लिया जाए, बट ये कि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई पूछता है कि यार क्या सीन है, कैसे करें ये वो, तो उन सभी लोगों को मैं यही कहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि स्टैंड अप कॉमेडी लाइक एज एन आर्ट फॉर्म अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में उसका इतना एज सच वो उस पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकती जिस तरह से जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है। फॉर एग्जांपल वेस्ट में जहाँ से स्टैंड अप कॉमेडी ओरिजिनेट हुई है, या अब अगर देखा जाए तो इंडिया में जिस लेवल पे हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे होते हैं कॉमेडी क्लब्स जो होते हैं वो रेगुलरली वहाँ पे ओपन माइक्स हो रही होती हैं, उनका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है। कॉमेडी क्लब्स का जो बिजनेस है वो सारा दारू पे चलता है, ठीक है। हम्म। और वहाँ पे लोग जो एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद होता है आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, कॉमेडी प्रमोटर्स होते हैं जो कि जिनका पूरा काम होता है शो ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रमोट करना, ऑडियंस लेके आना, सारी मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, एवरीथिंग वो एक एज अ सेपरेट बिजनेस उसको ट्रीट करते हैं। वो अलग लोग होते हैं, काम करते हैं। आर्टिस्ट जो होता है, स्टैंड अप कॉमेडियन जो होता है, वो जाता है स्टेज पे सिर्फ परफॉर्म करता है। वहाँ पे जैसे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, अब बाहर के मुल्कों में तो और बहुत ही ज़्यादा होती हैं, लाइक वेस्ट में तो, इवन इंडिया में भी, फॉर एग्जांपल मुंबई में लाइक एक महीने में कोई 30 ओपन माइक्स हो रही होती हैं स्टैंड हम्म। अप कॉमेडी की, ठीक है। तो अगर मुंबई में आप बैठे हैं तो मतलब इसका मतलब है कि आप हर रोज रात को जाके एक नई बिट टेस्ट कर सकते हैं, मटेरियल अपना नया ट्राई कर सकते हैं, हम्म। नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में वैसा सीन नहीं है, और ना कि मुझे लगता है कोई उम्मीद है कि ऐसा होगा, क्योंकि हमारा वो सिस्टम ही नहीं है ना। कॉमेडी क्लब्स यहाँ पे बन ही नहीं सकते। कॉमेडी क्या चाय पे थोड़ी चलेंगे कॉमेडी क्लब्स। सही हाँ। सही सही। या स्टिंग पिलाएंगे लोगों को, क्या करेंगे। इधर नहीं, मतलब वो आपकी लस्सी वाली बात है ना, लस्सी बना के यार, हाँ, लस्सियाँ लस्सी पीने बना मजे के से। ऐसे ही है। तो लेकिन ये है कि अब उसका एक मुझे जो थोड़ी सी उम्मीद नज़र आती है वो यही है कि इंटरनेट पे जैसे में हम वीडियोस लगाते हैं तो वो लोग देख लेते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत लोग हमें बुला लेते हैं प्राइवेट परफॉर्मेंसेज के लिए, ये वो। तो एक ही जो उम्मीद है वो है डिजिटल मीडिया, लाइक स्टैंड अप कॉमेडी एज अ आर्ट फॉर्म, अगर उसमें से डिजिटल मीडिया वाला निकाल दिया जाए फैक्टर ना, तो मुझे उसमें पीछे कुछ नज़र नहीं आता। बट अगर डिजिटल मीडिया को देखा जाए तो फिर मैं आजकल के नए लड़कों को रिकमेंड ये करता हूँ कि आप स्टैंड अप कॉमेडी करो। मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे जैसे मैसेज आते हैं बहुत सारे लोगों के, यार आप वीडियोस क्यों नहीं अपलोड करते वीडियोस। अब मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार देखें, स्टैंड अप कॉमेडी की एक वीडियो बनने में ना 6 महीने लगते हैं। अगर हम्म। आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, कुणाल कामरा के नाम से एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, मे बी आपने देखा हो, नाम सुना हुआ है, नाम सुना हुआ नाम सुना हुआ है। इसी तरह बाकी अब ये जितने भी इंडियन स्टैंड अप कॉमिक्स की आपको वीडियोस देखते हैं ना, ये जो वीडियोस आ रही होती हैं, ये इन्होंने कंटेंट 6 6 महीने डिफरेंट कॉमेडी क्लब्स अक्रॉस द कंट्री किया हुआ था ये मटेरियल, है, ऐसे ही। ठीक है। वो परफॉर्म करने के बाद करते 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 जब मटेरियल बिल्कुल वो रिटायर करने लगते हैं ना कि यार अब ये मैंने हर किसी को लाइव सुना दिया है,
ठीक है, हर कॉमेडी क्लब में जाके कर लिया। एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ अ रेगुलर व्यूअर ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, उसने ये सुन लिया अब मुझे ये मटेरियल रिटायर करना है, तब वो रिकॉर्ड करा के वो ऑनलाइन डालते हैं उसको। ठीक है, तो एक अच्छी बिट बनाने में, एक अच्छा सॉलिड मटेरियल बनाने में 6 महीने लगते हैं, उस जगह पे जहाँ पे हर रोज आप परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पाकिस्तान में जहाँ पे टोटल आपको महीने में 4 दफा परफॉर्म करने का मौका मिलता है, और वो मौके भी आप खुद क्रिएट करते हो, ऐसा नहीं है कि कोई आपको आके बोलता है कि आके परफॉर्म कर लो। तो वहाँ पे स्टैंड अप का मटेरियल बनाना बहुत मुश्किल है, मतलब प्रोसेस ही स्लो है ना। मतलब एक आपका समझ लें कि अगर इसको थोड़ा टेक्निकली देखा जाए, तो स्टैंड अप कॉमेडी अगर एक एक मशीन है जैसे, तो हमारे पास वो मशीन ही नहीं है वो उस कैपेबिलिटी की कि वो उस लेवल की प्रोडक्शन कर सके कि हम परफॉर्मेंस कर सके और रिकॉर्डिंग कर सके, सही। रिकॉर्डिंग कर सकें इतना इतना फ्रीक्वेंटली। हम्म। तो उसमें ये है कि आजकल डिजिटल कंटेंट का ज़माना है। मैं सभी को यही कहता हूँ कि जिसने एक्टर बनना है भाई, आप अपना खुद छोटी मोटी चीज़ें बना के यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अब तो सबसे बेस्ट, मैं जितने भी नए लोग मुझसे पूछते हैं मैं उनको बोलता हूँ टिकटॉक बनाना शुरू कर दो। लाइक ऑफ कोर्स वो नहीं करो जो कि ऑलरेडी एक क्रिंज कंटेंट हो रहा है, बट द थिंग इज लुक एट इट इस पर्सपेक्टिव से, इस चीज को देखो कि यूट्यूब पे अब, पहले एक टाइम होता था जब एक वायरलिटी वाला ऑप्शन होता था कि भाई एक चीज वायरल होगी, ठीक है। अब ना फेसबुक, ना यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम, किसी भी अनलेस बहुत एक चुतियाबे की चीजें वायरल हो रही होती हैं, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर ना वो वायरलिटी वाला गेम नहीं है। अब एज अ कंटेंट क्रिएटर भी यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टा पे भी इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, कि आपने भाई अगले 2 साल के लिए काम करना है, हर हफ्ते की एक वीडियो लगानी है, या एक फ्रीक्वेंसी के साथ आपने कंटेंट लगाते जाना। इट्स नॉट अबाउट वन पीस ऑफ कंटेंट। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप टिकटॉक को देखो, तो टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करता है कि आपकी रैपिड ग्रोथ हो सकती है उस पर। रैपिड ग्रोथ से मुराद ये है कि वो उस पर भी जाहिर सी बात है, ये नहीं कि आप एक वीडियो लगा के बैठ जाएंगे, बट वो एक आम घर में बैठे हुए बंदे को, जिसके पास कोई फॉर एग्जांपल ना कंप्यूटर है एडिट करने के लिए, ना कोई अच्छा कोई बड़ा डीएसएलआर कैमरा है, ना लाइटिंग है, ना कुछ ना कुछ, एक सिंपल मोबाइल फ़ोन से आप एक पीस ऑफ कंटेंट बना के आप उसको उस प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो। और उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम्स ऐसे हैं कि अगर उसमें थोड़ी सी आपने रीच पकड़ ली, तो वो आपके कंटेंट को प्रोपगेट करना शुरू कर देता है बहुत तेज़ी से, एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो बजाय इसके कि आप यूट्यूब पे आके अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की कोशिश करें, आप टिकटॉक पे अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करें। क्योंकि देखें, एक प्रोसेस होता है। अब जैसे मेरा प्रोसेस जो है ना, वो स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू हुआ है। मैंने पहले ज़िंदगी के जो, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी के पहले 3 साल तो मैं डिजिटल पे था ही नहीं। फॉर एग्जांपल हमारा जो भी था वो लाइव ही होता था, ठीक है, हम लाइव ही परफॉर्म करते थे। अब स्टैंड अप कॉमेडी में मेरा मसल काफ़ी स्ट्रांग है। व्हेनेवर आई गो ऑन द स्टेज आई मेक श्योर दैट द ऑडियंस लाफ्स, बट ऑन द सेम टाइम थिंग, अब मैं मुझसे टिकटॉक नहीं बनती जैसे, ठीक है, क्योंकि सही। मैं उस प्रोसेस में उतना इन्वेस्ट ही नहीं किया हुआ मैंने। वो इट्स लाइक मसल, जैसे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं ना, तो आप प्रैक्टिस कर करके उसमें आपको एक फ्लो स्टेट अचीव हो जाती है। मेरी फ्लो स्टेट फॉर एग्जांपल मुझे स्टैंड अप कॉमेडी में अचीव हुई है, बट अब वो जो है ना, वो लाइव जो सामने 50-60 लोग बैठे होते हैं, वही वो चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसको अनलेस डिजिटली रिकॉर्ड करके डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो एक मैस लेवल पे हो नहीं सकती। और जैसे मैंने बताया कि स्टैंड अप कॉमेडी के प्रोसेस इतना स्लो है कि वो एक फीजिबल नहीं है एज अ कंटेंट क्रिएटर सरवाइव करना एज अ सोलली एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। तो अभी जैसे आप मुझे भी देख रहे होंगे, मैं यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स भी शुरू कर दिए हैं, उस पे भी आहिस्ता आहिस्ता मैं काम कर रहा हूँ ताकि उनमें भी और बेहतर बनाऊँ। तो बेसिकली इवन अभी स्टैंड अप का तो वैसे भी कोई सीन नहीं चल रहा, कोरोना की वजह से लाइव शोज तो वैसे ही बंद हो गए हैं। और अगले पता नहीं आने वाले महीने का क्या सीन होगा। बट मी एज अ क्रिएटर आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक मोर कंटेंट दैट इज इजी टू क्रिएट। और फॉर एग्जांपल स्टैंड अप कॉमेडी में हमारा ये होता है ना कि हम, ये एक होता है शो, शो से पहले होती है ओपन माइक। ओपन माइक में आप जाके अपना मटेरियल टेस्ट करते हो कि भाई ये फनी है भी कि नहीं। तो मल्टीपल ओपन माइक्स में मटेरियल टेस्ट करने के बाद आप जाके आप फाइनल डिसाइड करते हो कि अच्छा यार, ये जोक जो है काम कर रहा है, दिस इज़ वर्किंग फाइन, तो चलो मैं इसको ले सकता हूँ, इसको मैं अपने मटेरियल में रख सकता हूँ। तो उसमें ना करके हम बहुत ज़्यादा, हमारा एक क्रिटिक वाला फैक्टर आता है कि हम अपने कंटेंट को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। ठीक है, मतलब हम 10 चीज़ें लिखते हैं, उनमें से 9 चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे हम स्क्रैप कर देते हैं, और एक चीज़ जो है ना, जो बेस्ट होती है वो लेके आगे चलते हैं।
वो जो है वो फार्मूला डिजिटल में मेरे हिसाब से नहीं चल सकता, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा क्रिटिक करने लग जाएंगे तो आप कॉन्स्टेंटली कंटेंट बना ही नहीं सकेंगे, जो कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ मसला हुआ है जिसको मैं ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली उसमें ये है कि क्वालिटी को आपको डिजिटल में कंसिस्टेंटी को मेंटेन करने के लिए। तो उसमें जैसे मैं अब व्लॉग्स करना शुरू कर दिए हैं या स्ट्रीम्स कर रहा हूँ गेमिंग में, और उसमें डिफरेंट चीज़ें, मतलब इजी कंटेंट जो है उसमें जहाँ पे थोड़ी बहुत बचौती हो गई तो वो लगा दिया, मतलब क्योंकि ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं इनका सबका गेम नंबर्स का है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि आप ये देखेंगे जैसे अच्छे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर, फॉर एग्जांपल मेरे सामने मूरू की एक एग्जांपल है। मूरू का कंटेंट मुझे बहुत ज़ाती तौर पे अच्छा लगता है, उसकी जो स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। ऐसी। और उस ना सिर्फ स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग बल्कि वो टेक्निकली जितना डीपली अगर आप देखें ना तो कितनी मेहनत हुई होती है उसके काम में। तो अगर ये उसी बंदे को अंदाजा होता है जो कंटेंट बनाता है, ठीक है, कि आप एक वीडियो बनाते हुए हमारी फट के हाथ में आती है, तो जब आप मूवी की वीडियोस देखते हैं कि उसमें कलर ग्रेडिंग कितनी सॉलिड हुई हुई है, फिर कैमरा एंगल से लेके उसने लेंस हर शॉट के बाद लेंस चेंज हुआ हुआ है, फिर उसकी एडिटिंग में, फिर उसमें एडिटिंग में उसने म्यूजिक डाला है, जिंगल्स बनाए हैं, ये किया है वो किया है, और फिर एक थोड़ा थॉट देने की कोशिश की है अपने कंटेंट में, ठीक है, कुछ ना कुछ उसको एक ह्यूमर भी डाल रहा है, फिर वो एक डीप बात भी कर रहा है उसमें। उस सब के बावजूद उसके सब्सक्राइबर्स कम हैं, लेकिन और बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, जिनका आप कंटेंट जाके देखो तो आपको हल्की फुल्की क्रिंज भी आएगी शायद इवन यूट्यूब पे भी। ऐसी ऐसी। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली ये तो है कि यूट्यूब और इन जितने प्लेटफॉर्म्स हैं इनका नंबर्स का गेम है। तो जितने भी नए लोग देखने वाले हैं उनको मेरा, बट एक वो है, मैं शुरू शुरू में मैं ये बहुत करता था कि यार देखो यार हमारा, हम इतनी मेहनत करते हैं हमारे व्यूज़ नहीं आते, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट्स के भाई ये रियलिटी है। तो मैं तो हो गया हूँ उसके कि भाई ठीक है, इफ नंबर्स की गेम है तो चलो नंबर्स की गेम खेलते हैं। तो मैं सभी लोगों से, नए आने वालों से ये कहूँगा कि भाई अब, पहले एक होता था जैसे जिसने भी आना होता था ना तो वो एक ही थी, वो टीवी इंडस्ट्री थी, ठीक है। हम्म। टीवी इंडस्ट्री में आपको जाके एक प्रोड्यूसर साहब हैं उनके उठा के हलक में रखने पड़ते थे, समझ रहे सही हो। सही है तो सही है। और मतलब अभी भी वही वो एक नेपोटिज्म, इवन के यहाँ पे छोड़ दें, जब हॉलीवुड में हो रहा है, ठीक है, नेपोटिज्म होता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा, ये तो फिर भी हम तो हम कौम तो ही अभी ऐसे। अभी पीछे हैं थोड़ा उनसे। हाँ बहुत ही, थोड़ा नहीं, काफी काफ़ी काफी पीछे हैं उनसे। काफी पीछे हैं। तो ये तो एक फैक्ट है, तो बजाय इसके कि आप, बट अब ये एट द सेम टाइम आप अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे, टिकटॉक अब उसने अलाउ कर दिया कि घर में एक बैठा हुआ बच्चा मिलियंस ऑफ लोगों को रीच कर सकता है वो अपने कंटेंट के थ्रू, ठीक है। अब और दूसरी बात ये है कि कंटेंट की क्वालिटी भी जो है ना वो एक सब्जेक्टिव सा मैटर है। मुझे जो चीज़ फॉर एग्जांपल फनी लग रही है ज़रूरी नहीं है आपको लगे, ऐसी। ज़रूरी नहीं है जो आपको फनी लग रही है वो मुझे लगे। तो ये तो है ना, एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि उसने क्या देखना है, उसने किस चीज़ को अपनी अटेंशन देनी है। तो मेरा सबसे यही होता है कि भाई विदाउट एनी जजमेंट, सबसे बड़ा जो लोगों को रोक रही होती है ना चीज़, वो जजमेंट रोक रही होती है, ऐसी। अपनी जजमेंट। और अपने दोस्त, खास तौर पे अब गली में रैंडम गुजरता हुआ आदमी आपको बोलेगा ना अबे चूतिए, ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है यार ये कौन है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ऐसी। उस चूतिए का ओपिनियन मेरे लंड से समझ, सॉरी मैं जबान थोड़ी इस तरह की नहीं नहीं, कोई इस्तेमाल बात करता नहीं, हूँ, कोई बात नहीं, बट इजी आई से। वॉन्ट टू बी माई सेल्फ एंड जस्ट टू ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस एज एक अच्छे तरीके से, मतलब मैं तभी एक्सप्लेन कर पाता हूँ जो मैं अपनी जबान बोलता हूँ, जो मैं नॉर्मली बोलता हूँ, सही है सही है। ठीक है। ठीक तो है। कहने का मकसद ये है कि गली में जाते हुए एक रैंडम गैर आदमी का ओपिनियन आप वैसे ही मैटर नहीं करता आपके लिए। असल में जो लोग आपके करीब होते हैं ना, आपके दोस्त होते हैं या अपेरेंटली क्लास फेलोज, या जो जिस सर्कल में आप उठ बैठ रहे होते हो, उन लोगों के ओपिनियन से बहुत सारे लोग डरते हुए ना बहुत सारी चीज़ें ट्राई नहीं करते ज़िंदगी में, इसी ठीक तरह। है। कि यार मेरे दोस्त और ये लोग, ये सर्कल है जो ढाबे में बैठ के चाय पीता हूँ जिन चार चूतियों के साथ, वो क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे, हम्म। समझ रहे हो। तो उस वजह से बहुत सारे लोग ट्राई नहीं कर पाते। तो मैं जो भी नया, अगर देखने सुनने वाले कोई हैं जो चाहते हैं कि वो कंटेंट क्रिएट करें किसी किस्म का, उनमें किसी किस्म की कोई आर्टिस्टिक वो है, तो उनको यही कहूँगा कि भाई आप अपना आर्ट जो भी है उसको दुनिया के साथ शेयर करना शुरू कर दें। और ऑल्सो ये भी है कि एक वो कहते हैं ना कि हम जो अपनी
फर्स्ट ड्राफ्ट होता है उसको हम वैन गो की फाइनल पेंटिंग्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम्म। तो वो उसका प्रोसेस लग के आया तब जाके उसने वो चीज़ बनाई है। आप अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते एज एन आर्टिस्ट। तो आप जो है अपने लिए कंटेंट बनाओ और इस पर्सपेक्टिव के साथ बनाओ कि हाँ यार मैं इस चीज़ में शुरू किया है मैंने काम। फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट पेंटिंग जो है वो लेजेंडरी नहीं होगी, समझ रहे हो, सही या बात है। फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट आपकी क्या कह सकते हैं स्टैंड अप परफॉर्मेंस या वट एवर। तो उसी चीज़ को, उस पर्सपेक्टिव को जेहन में रखते हुए कि हाँ यार ये एक लंबा सफ़र है जो मैंने शुरू किया है, मैंने बहुत आगे जाना है, मेरी मंजिल बहुत आगे है, बट मैं ये सफ़र को डंके की चोट पे शेयर ज़रूर करूंगा लोगों के साथ, हम्म। समझ रहे हो। तो सही है। आप फॉर एग्जांपल पेंटर हैं तो अपनी पेंटिंग स्केच भी बनाया ना, तो उसको इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगा के शेयर करो उसको। और ना सिर्फ इंस्टा पे करो, फेसबुक ट्विटर हर जगह करो। अगर आप कोई, आपको एक्टिंग का शौक है तो मतलब किसी किस्म भी कोई वीडियो बनाओ बिला झिझक, आप उसको लोगों के साथ शेयर करो। नहीं भी चलेगी ना तो अगर उसमें कोई गलती भी होगी तो वो आपका फायदा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आप सीखेंगे। सबसे ज्यादा मैंने अगर सीखा ही है तो अपनी गलतियों से सीखा है, बिकॉज आप गलती जब करते हैं, जब आपको ठोकर लगती है ना, वैसे किताबों से आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जितना जो समझ लें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आप ले लें और वट एवर जो भी कर लें, आप जब आपको आप मेरे हिसाब से आपका सबसे बड़ा उस्ताद आपकी गलतियां होती हैं। नहीं, आप ऐसी है, जब बिल्कुल सही। मिस्टेक करते हैं तो वो समझ लें कि हार्ड वायर हो जाती है आपके दिमाग में वो चीज़, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम आप खुद ही वो मिस्टेक नहीं करेंगे। इट्स लाइक दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। तो उन नए लोगों के लिए मेरा यही पैगाम है, और वो है कि आप जस्ट जस्ट डू इट, जस्ट स्टार्ट कर दें, बस करना। हम्म। वट एवर जो भी आपका आर्ट फॉर्म है, गाना गाने का शौक है, गाना गाना शुरू कर दो। ठीक है, बुरा गाओगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, चार लोग। और एक जो हेट को लेके, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन हेट को लेके एक पर्सपेक्टिव जो मेरा चेंज हुआ है वो ये है कि पहले बहुत होता था कि यार देखो लोग कोई कमेंट ना कर दे, कोई बुरा कमेंट नहीं करते। बट अब मुझे अब इस बात का अंदाजा होता है कि यार जो एक आदमी 10 मिनट की, फॉर एग्जांपल की मेरी वीडियो देखता है, ठीक है, अपनी जिंदगी के 10 मिनट उसने दिए हैं, उसके बाद वो उसको वीडियो पसंद नहीं आई शुरू से ही, लेकिन फिर भी वो 10 मिनट की वीडियो उसने देखी। उसके बाद वो कमेंट सेक्शन में आया, उसने कमेंट्स पढ़े कि अच्छा यार ये तो चार लोगों को पसंद आ रही है। फिर वो अब कमेंट्स में आके वो मुझे बता भी रहा है कि तुम कितने बड़े जूती हो, तुमने मेरे ज़िंदगी के 10 मिनट ज़ाया किए। तो मतलब आप इमेजिन करें कि मेंटली वो कितनी फक्ड अप स्पेस में है वो बंदा। वो ठीक है, तो निहायत वेला ऐसे आदमी लोगों, है, निहायत वेला आदमी है। निहायत वेला भी है, और एक मुझे तो तरस भी आता है ऐसे लोगों पे कि मतलब कि यार ये कितनी, आप मतलब आप मुझे बताओ ना, आप गली में गुजरते हो कितने लोगों को बोलते हो कि अबे तू चूतिया है। वही ठीक ना। है, हाँ, ऐसी है तो वो। बोलते ही नहीं है, मतलब ज़रूरत क्या है हाँ, नहीं, फजूल। क्या जरूरत है, क्योंकि वो अब उस बंदा पता नहीं किस सिचुएशन में है, किस किस्म का हेटरेड उसको घर से मिल रहा है या अपनी एनवायरनमेंट से मिल रहा है, कि वो हेटरेड उसके अंदर भरा हुआ है और उसको कहीं कोई ना कोई आउटलेट चाहिए वो निकालने के लिए। तो मुझे तो उन लोगों पे तरस आता है जो कि लोगों को पुल डाउन कर रहे होते हैं या डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो एक जो सबसे बड़ा वो डर होता है ना कि यार कमेंट्स में लोग क्या कहेंगे, तो कमेंट्स में अगर कमेंट्स में ना लोग अपने आप को एक्सपोज करते हैं बेसिकली, हम्म। जो सीधी बात है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे खान साहब कहते हैं, कंटेंट लगाइए। जो भी आपका सफर है, मतलब कंटेंट ऐसे मुराद नहीं है कि आर्टिस्ट हो आप या आर्टिस्ट नहीं भी हो, आपको किसी भी चीज़ का शौक है, आजकल इंटरनेट का दौर आपको अलाउ करता है कि आप कंसिस्टेंटली अगर उस चीज़ के बारे में बात करते रहेंगे ना, तो आप एक ऑडियंस इकट्ठी कर लेंगे जो कि आपको सुनने वाली होगी। नहीं, सही है, बिल्कुल ठीक है। इसमें मतलब एक बात ये भी है कि लोग जो हैं वो शुरू में अपनी जो भी चीज़ वो डाल रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया पे, उनको ये लगता है कि भाई हमारी इमीडिएटली इसको वायरल हो जाना चाहिए और अचानक से व्यूज़ हाँ, आ जाने चाहिए। मतलब इस तरह ये नहीं होता। मतलब ये चीज़ें ऐसे ही होती है। हैं, कुछ कुछ ख़ास किस्म की वीडियोस होती हैं जिन अक्सर जिनमें मतलब क्रिंज किस्म का ही कंटेंट होता है जो आवाम जो है शेयर कर रही होती है हंसने के लिए उसके ऊपर। तो हाँ, ऐसे ही है। उस तरह की चीज़ें इस तरह वायरल हो जाती हैं एक ही साथ अचानक से। जिस तरह ऐसे ही है, आपने ऐसे। आपने देखा होगा बड़ा रिसेंटली वो जाम भाई की वीडियोस आ रही थी, वो ट्रेन को कभी मार रहे हैं पीछे, कभी जहाज़ मार रहे हैं। तो हाँ, जाम वो भाई जो उस तरह की चीज़ें जो हैं वो वन हिट, मतलब वन वन वीडियो एट। और इमीडिएटली हिट हो जाती हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंटली उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब अब आप एक बंदे को एडिटिंग के साथ ट्रेन को मारते हुए कितनी बार देख सकते हो? 2 बार देख के हंस कितनी लोगे, बार 3 देख बार सकते। देख के हंस लोगे, इवेंचुअली आप कहोगे यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, यार कोई काम का काम ही कर लूँ मैं बैठ के, ये वीडियो लगाई हुई है तब की। तो ऐसे ही इसमें है।
टाइम लगता है आपको, स्पेशली मतलब मूरू की एग्जांपल आपने बहुत अच्छी दी है। मतलब बहुत क्वालिटी के कंटेंट वो बनाता है, फिर भी उसके इतने हम्म। सब्सक्राइबर्स उनके नहीं हैं, और ऐसे ही है। टाइम लगता है। और उसने जितने उनके सब्सक्राइबर्स एट द मोमेंट हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा है उसको बिल्ड करने में, तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे बिल्कुल है। मेरा ये स्टैंड अप के लिहाज से ये है कि आई थिंक एक आपने मतलब ये तो बड़ी सही बात की है कि डिजिटली जो है हमने अपना कंटेंट वगैरह डालना चाहिए, और कॉमेडी क्लब्स का तो इतना रवाज मुश्किल ही है कि बनेगा पाकिस्तान में। तो हम्म। जो इवेंट्स जो होते हैं आपके स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इनके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ कि एक थोड़ा बहुत ट्रेंड बन रहा है। लोग अक्सर करते ये हैं कि अगर कॉन्सर्ट हो रहा है तो दूसरी सोशल नाइट अगर करानी है, तो एट टाइम्स वो कहते हैं कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन को बुला लेते हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है कितना स्कोप है स्टैंड अप कॉमेडी का, कि मे बी इवेंट्स के अंदर वो अपने आप को जो है इनकॉर्पोरेट कर लें और उस लिहाज से वो परफॉर्मेंसेस वगैरह कर लें? यार जो हुआ है ना अभी रिसेंटली, कुछ ऐसे मौके आए भी कि इवेंट्स वगैरह पे बुलाया गया हमें भी, और भी जो लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। बट मेरे हिसाब से जो कॉन्सर्ट्स हो गए या जितनी भी चीज़ें हैं जो जहाँ पे स्टैंड अप एक थर्ड पार्टी प्लग इन समझ लो होता है, हम्म। कि इट्स नॉट अ फुल फ्लेज स्टैंड अप इवेंट, इट्स अ सम अदर इवेंट जिसमें एक छोटा सा आपने वो डाल दिया है, वो कुछ शाज़ो नाज़र ही अच्छा चला जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम इट गोज टेरेबल। क्योंकि अगर आप स्टैंड अप सुनने वाला ऑडियंस है ना, एक तो पाकिस्तानी अवाम है ना जो जाकिर खान को देखते हैं एक दफ़ा, और फिर वो कहते हैं कि बस बस स्टैंड अप देख लिया, मैंने पता है स्टैंड अप के बारे में सब कुछ। हाँ बस ठीक है, यही है क्या, और कुछ नहीं है। यही है। तो एक तो वो है ना ऑडियंस, तो वो तो कुछ भी सुनेगी। एक जो है जो स्टैंड अप सुनने वाली ऑडियंस है, ये थोड़ा जिसको अंदाजा है, क्योंकि एक आधी वीडियो और ये जो ज्यादातर ऑडियंस ऐसे होते हैं ना लोग, स्टैंड अप का इंडस्ट्री ग्रो तब करेगी जब लाइव स्टैंड अप सुनने वाली ऑडियंस होगी। जैसे आप देखें ना, सिनेमा फिल्म जाके देखने वाली ऑडियंस कितनी है इस मुल्क में, हम्म। ठीक है, उसी हिसाब से स्टैंड अप की ऑडियंस वो होती है जो कि कॉमेडी क्लब्स में जाके पैसे के दे के टिकट लेके कॉमेडी सुनने जाती है, ठीक है। तो वो जो ऑडियंस होती है ना, फिर उसको एक अंदाजा होता है, या अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियंस को फॉलो करते हो वेस्ट के या इवन इंडिया के भी, अच्छे कनन का भी बहुत अच्छा स्पेशल आया है नेटफ्लिक्स पे, आई डोंट नो आपने देखा होगा कि नहीं। हम्म। प्राइम पे उनके काफ़ी सारे आए थे। और वैसे भी आप देखें तो जो स्टैंड अप का है ना माहौल, उसके लिए एक खास किस्म का माहौल चाहिए होता है स्टैंड अप के लिए। मतलब एक ऑडियंस में एक वो होनी चाहिए कि यार ये बंदा कोई बात करने आया है, इसकी सुनी जाए बात। हमारे यहाँ ना एक तो जुगतों का कल्चर है, हम्म। ठीक है। अ, अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन का नाम लिया जाता है ना, तो ऑडियंस पहले ही माइंड बना के बैठ जाती है कि अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन है, चलो जी देखते हैं जरा। ठीक है, क्योंकि इधर तो हर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, घर में हर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, ढाबे पे बैठ के हर कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर लेता है। ठीक है, तो जब एक प्राइवेट इवेंट में, थर्ड पार्टी इवेंट में स्टैंड अप को प्लग इन किया जाता है, मेरे हिसाब से इट्स अ टेरेबल आइडिया। क्योंकि या तो आप फिर वही घिसी पिटी पंजाबी जुगतें करें, ठीक है, और लोगों की मुंह का मजाक उड़ाएं, उनकी शक्लों का मजाक उड़ाएं, उनके फैट मतलब उनकी जिस्मों का मजाक उड़ाएं, उनकी रंगत का मजाक उड़ाएं, तो वो ऑडियंस हंस जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर एक कॉमेडी करना शुरू कर देंगे, मतलब एक कि यार जिसमें एक सेटअप बनाते हैं, आप एक बात कर रहे हो, अब उसमें ज्यादातर जो है ना एक टेरेबली रिस्पॉन्स मिला है। अनलेस के आप कराची में जैसे कर रहे हो, जिसमें ऐसे लोग आ जाएं जो कि ऑलरेडी आपके इवेंट्स में बैठ के सुन रहे हों, ठीक है, जिनको आते रहते हैं इवेंट्स में आपके स्टैंड अप कॉमेडी, जो स्टैंड अप कॉमेडी सुनने वाली ऑडियंस है, जिनका एक वो समझ है कि यार अच्छा ठीक है, अब ये बंदा स्टेज पे आया है। अब फॉर एग्जांपल हो सकता है बहुत सारे, हर किसी का अपना स्टाइल भी होता है ना, ठीक है। स्टैंड अप कॉमेडी में ये जब एक मैसेज में हम ये बात करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी, तो उनके जहन में या वही आता है वो जुगतों वाला सिस्टम। अब हम्म। स्टैंड अप में तो अब ये है कि भाई हर बंदे का अलग स्टाइल है, ठीक है। जैसे हमारा एक डेड पैन होता है, ठीक है, एक वो बंदा है जो वो आके ऐसे एक स्लैपस्टिक चीजें नहीं करना शुरू हो गया, वो बिल्कुल सीधे मुंह के साथ चार बातें करना शुरू हो जा। अब आपको उसकी ह्यूमर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके आपको उस पर हंसी आएगी। वरना एक नया बंदा होगा कि यार एक ही डी कॉमेडी है, समझ रहे ऐसी हो, ऐसी ऐसी ठीक सही। है। तो वो उसमें हर बंदे का स्टाइल समझना कि भाई इसकी ह्यूमर किस किस्म का है, इसके जोक्स किस्म के हैं। कुछ लोग होते हैं वो वन लाइनर्स करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो पूरा किस्सा सुनाते हैं, कुछ लोग होते हैं फॉर एग्जांपल पहले 5 मिनट आपको हंसी नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत सीरियस टोन लेके चलेगा, क्योंकि वो एक सेटअप बना रहा है।
उस सेटअप बनाने के बाद फिर वो किस्सा सुनाना शुरू करेगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगा, अच्छा। और फिर जनाब वो एक तो ये मतलब डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जो कि मेरे हिसाब से थर्ड पार्टी इवेंट्स में और इसमें इनकॉर्पोरेट मतलब हो रहा है, तो मतलब उसमें मसला नहीं है। हम ट्राई करते भी हैं, गए भी हैं, लेकिन अब मैंने तो जाना छोड़ दिया टू बी ऑनेस्ट। नहीं मुझे अगर कोई ठीक है, ऐसे सही है। बुलाता है नहीं, वो समझ तो आ गई मैं आपकी बात कि मतलब वो बेसिकली वो स्पॉटलाइट में नहीं आती है आपकी जो स्टैंड अप कॉमेडी वाली सीन है, और ऑडियंस किसी और काम के लिए आई होती है, वो फिर। और काम के लिए आई होती है और उसने पैसे दिए नहीं होते, तो उल्टा वो जनाब वो कहते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा बेहतर कमेडियन है। हम्म। और ऑल्सो एक और चीज़ ये है कि स्टैंड अप जो है ना एक इंडोर एक्टिविटी है। स्टैंड अप के लिए बहुत ज़रूरी है इंडोर होना। आउटडोर अनलेस वो प्रॉपर माहौल आपने पूरा कॉन्सर्ट टाइप स्पेसिफिक स्टैंड अप के लिए बनाया हो, उस किस्म की साउंड का काम किया हो कि अच्छी साउंड हो ताकि लोगों को आवाज़ हो जाए और वो सब, अनलेस वो, वरना स्टैंड अप की जो है ना मुझे लगता है इंडोर एक्टिविटी है, क्योंकि एक रूम में या एक हॉल में जब बैठे होते हैं लोग, तो आप उनका जो लाफ्टर होता है ना, फिर वहां पे जब वो गूंजता है, एक तो फिर उस जगह की एनर्जी बनती है। तो हम्म। उस वो एक कंटेजियस सा सीन होता है कि ऑडियंस अगर एक अच्छी वाइब देगी परफॉर्मर को, तो परफॉर्मर फिर खुल के परफॉर्म करेगा, फिर ऑडियंस को ज्यादा हंसा पाएगा। खुले वेन्यूज जैसे होते हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह में मैंने देखा है, कॉन्सर्ट्स में स्टैंड अप नहीं चलती, क्योंकि वो जोक ही पूरा, क्योंकि जैसे आपने स्टैंड अप में भी देखा होगा, जरूरी नहीं है जोक अब पंजाबी जुगत की तरह ऊंचा करके जनाब जोर से लाउड किस्म करके बोले। मतलब आप एक पॉज भी देंगे तो वो भी शायद एक जोक हो, ठीक है। ऐसी ऐसी। लेकिन वो जब ये कॉन्सर्ट वाला माहौल होता है, इधर आसपास शोर हो रहा है, पीछे लोग अपनी लगे हुए हैं, तो वो कोई समझ ही नहीं आता लोग कि यहाँ पे हो क्या रहा है, समझ रहे हैं आप। तो वो कॉन्सर्ट्स में जो है ना, इट मोस्ट ऑफ द टाइम एक टेरेबल एक्सपीरियंस होता है, कॉन्सर्ट्स हो गया या ये थर्ड पार्टी इवेंट्स हो गए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है। नहीं, आपकी बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इसके साथ। अच्छा, लास्ट चीज़ अब हमने जो डिस्कस करनी है आपके साथ, वो स्टैंड अप से थोड़ा मतलब हटके है, और वो उसके बारे में बड़ी रिसेंटली आपने एक वीडियो बनाई थी जो यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ। कुछ यूँ था कि एक प्रोफेसर को जो है वो उनकी जॉब से निकाल दिया गया था सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी स्टूडेंट्स की साइड ले रहे थे इस मामले में कि फ़ीसें जो हैं वो थोड़ी कम कर दें, इस सिचुएशन को, जी। करंट सिचुएशन को कंसिडर करते हुए। तो इसके बारे में आप अब मतलब कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मज़ीद आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं लोगों को, हमारी ऑडियंस को, अगर उनको ना पता हो तो? अब मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं लूंगा फिलहाल, क्योंकि अभी वो मामला चल ही रहा है कि देखते हैं कि क्या होता है। अगर वो तमीज़ से मान गई यूनिवर्सिटी, तो जो कि स्टूडेंट्स भी चाह रहे हैं, टीचर भी चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, तो बेहतर है। वरना फिर देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इस मामले को और भी ऊपर थोड़ा लाइमलाइट में लाया जाए। बेसिकली सीन ये है कि अब पिछला ये जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से यूनिवर्सिटी सारी बंद है और क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में स्टूडेंट्स का एक वो बात वो था कि भाई देखें, जैसे लाहौर की बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आसपास के इलाकों से जो छोटे शहर हैं, टाउन्स वगैरह हैं, वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अब जब ये सारा लॉकडाउन वगैरह हुआ तो वो लोग वहाँ पे वापस चले गए हैं, जहाँ पे इंटरनेट भी की भी सहूलत सही करके मौजूद नहीं है। तो लोग फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा खर्चा हो रहा है जो कि एक्स्ट्रा खर्चा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का एक ये था कि यार इस पे हमें कोई कम से कम कंसेशन दी जाए या ये वो। तो और वैसे ही इन जनरल अगर आप देखा जाए, तो अब यूनिवर्सिटी का पिछले एक डेढ़ महीने से जब से लॉकडाउन है कोई खर्चा नहीं हो रहा यूनिवर्सिटी का। बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऐसे बंद ही। पड़ी है, ठीक है। ना उनकी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, ना उनकी मेंटेनेंस लग रही है, ना उनकी सिक्योरिटी का लग रहा है, कुछ एक्स वाई जी, मतलब हज़ारों खर्चे हैं जो कि नहीं हो रहे, ठीक है। और दूसरी बात यह कि यार लॉकडाउन की वजह से इतने बुरे हालात हुए हुए हैं। कुछ लोग जो हैं जो कि कारोबार वाले लोग थे, कारोबार उनके वैसे बंद हुए हुए हैं। कुछ लोग जो हैं जो नौकरियों वाले थे, जो कि कुछ लड़के जो बच्चे थे जो पार्ट टाइम फॉर एग्जांपल जॉब्स करते थे अपना खर्चा वर्चा उठाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ की फीसें देने के लिए, पार्ट टाइम जॉब्स उनकी चली गई, ठीक है। जिनके पेरेंट्स जो थे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब्स सिक्योरिटी कोई नहीं रही, कोई पता नहीं है। कुछ लोगों की जॉब चली गई हैं, कुछ की पे कम कर दी गई है, कुछ, इन शॉर्ट मतलब अगर देखा जाए तो इस एक क्यास का माहौल है। हर किसी को खाने पीने के, लिटरली लाइक खाने पीने के लोगों को लाले पड़े हुए हैं। आगे ईद आ रही है, लोगों को ये भी नहीं पता कि यार ईद पे इस दफ़ा पता नहीं, मतलब वैसे भी चलो शॉपिंग वॉपिंग तो इस दफ़ा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन जनरल आप, एक होता है ना कि लोगों को मतलब, और यूनिवर्सिटी की फीसें इन्होंने बढ़ा बढ़ू के अब जो कर दी हैं, वो साल की एक सेमेस्टर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का हो चुका हुआ है,
ठीक है, अब एक मिडिल क्लास आदमी जिसके फॉर एग्जांपल दो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो 4-5 लाख रुपया यार कैसे देगा फीस? ठीक है, तो इस सारे मामले में जो स्टूडेंट्स थे उनका डिमांड ये थी कि, और डिमांड भी कोई नाजायज़ नहीं थी कि यार 20% हमें कंसेशन दे दी जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, इनका एक और भी बहुत बड़ा स्कैम है कि ये कहते हैं कि अच्छा आपके 80, जब एडमिशन के टाइम ना, अच्छा आपके 80% या इतने परसेंट मार्क्स हैं, आपको 75% स्कॉलरशिप दे दी जाती है, लेकिन आपको ना ये अपना जीपीए मेंटेन करना पड़ेगा। अब जीपीए मेंटेन करना बच्चे के हाथ में तो है नहीं, वो तो प्रोफेसरों ने करना है उसका जीपीए मेंटेन। तो हम्म। बाय द एंड ऑफ द, समझ लो कि दूसरे साल के एंड पे, या इवन के पहले साल से ही शुरू हो जाता है कि दूसरे साल के एंड पे तो कंफर्म हो जाता है कि आपका जीपीए उस लेवल से नीचे हो जाता है, फिर आप पूरी फीसें दे रहे होते हो। ठीक है, तो ये पूरा एक, ये भी एक स्कैम है कि आप पहले उनको घेरते हो इस बात के कि आपको तो स्कॉलरशिप दे दी हमने, आपकी तो फीस है ही कोई नहीं, आपकी तो 80% फीस ही माफ कर दी हमने, आपने तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे 1,60,000 रुपए सेमेस्टर की फीस है, वहाँ पे आपने टोटल 40,000 रुपए देनी है। लेकिन वो अगले 2-4 सेमेस्टर्स में आपने उस बच्चे के जीपीए के लौड़े लगाए, और फिर आप बोला कि आप पूरे 2 लाख रुपए दो। नहीं, सही है, तो सही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और उसमें जनाब ये हो रहा है कि अब उन बच्चों की डिमांड सिंपल सी ये थी कि यार 20% कंसेशन दी जाए, और डिमांड भी ये भी नहीं थी कि कोई जमीयत वालों की तरह डंडे लेके इनके अंदर घुस गए हों वो। ठीक है, उन्होंने बड़ी तमीज़ से प्यार से एक वो बात कर रहे हैं कि सर ये कि हमारी ये डिमांड है। तो उस पे जनाब ना सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स को हरास किया जा रहा है, मतलब उनको सस्पेंड किया जा रहा है, उनको डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटीज जो होती है, एक जो एक जो यूनिवर्सिटी की तरफ से पुलिसिंग होती है ये खामखा की, ये हो रही है। और वो जो प्रोफेसर साहब वाला मामला था, उन्होंने सिर्फ एक फेसबुक पे पोस्ट लगाई कि भाई, और उस पर कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया उन्होंने, वो सिंपल ये कहा कि भाई जो मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो कि इस मामले में इस बात पे ये अपना हक मांग रहे हैं, मेरी उनके साथ बेस्ट विशेस हैं। ठीक है, इस बात पे उनको सस्पेंड कर दिया है यूनिवर्सिटी ने। हम्म। ठीक है, तो अब आप हिसाब लगाए ना, और मुझे नहीं लगता, और वो प्रोफेसर साहब से मेरी बात हो रही थी, वो भी कहते हैं कि जो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के ओनर हैं उनको शायद अंदाज़ा भी ना हो इस बात का। ठीक है, और ना उनको कोई फ़र्क पड़ता हो कि यार अगर एक 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 2-3 महीने बच्चों की फीसें थोड़ी कम आ जाएंगी या कोई कंसेशन हो जाएगी। बट मसला ये है कि एक जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे होते हैं ना, ये पालसिए, ये जो बूट पॉलिश करने वाली आवाम होती है, जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठी होती है, जिन्होंने एट द एंड ऑफ द ईयर दिखाना होता है, ओ देखें जी हमने इतना खर्चा बचा लिया है, ये लोग जो है ना, ये असल में मसला करते हैं गड़बड़। तो अब ये वही लोग होते हैं जो फॉर एग्जांपल डीन की तनख्वाह बढ़ा देंगे, माली की तनख्वाह काट लेंगे ये लोग। हम्म। ठीक है, सारे मामले में। तो और बात जो है वो ये है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़, एक तो एक स्पेसिफिकली जिस यूनिवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं ये भी, और वैसे भी बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको करोड़ों रुपए की सब्सिडियां, करोड़ों भी नहीं अरबों रुपए की सब्सिडीज दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, जब ये यूनिवर्सिटीज़ बन रही होती हैं, जिन ज़मीनों पे ये बन रही होती हैं, ये सरकारी ज़मीनें इनको अलॉट की जाती हैं। ठीक है, या अगर सरकारी ज़मीनें नहीं अलॉट की जाती फुल फ्लैज, तो उनमें बहुत सस्ते रेट्स पे या एक सब्सिडाइज वे में इनको ये ज़मीनें दी जाती हैं। फिर हर साल इनके मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे फंड्स इनको दिए जाते हैं ताकि ये लोग अपना सिस्टम चला सकें। तो वो फंड्स कहाँ से आते हैं? वो हमारे टैक्स के पैसे से आ रहे हैं ना। तो ऐसे। अगर अब अगर देखें, अब इस माहौल में इतना ऊपर से गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगाया लगाया हुआ है, ये भी अब नई बात पता चली है कि गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है कि अगर आपकी सालाना फीस जो है ना वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा बनती है, तो उस पे आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आपकी जेब में इतने पैसे हैं कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो उस पे भी आप हमें टैक्स दें। मतलब ये कोई पहली गवर्नमेंट होगी जो कि लोगों को इस बात पे टैक्स कर रही है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे अच्छा, हैं, नहीं, वैसे ऐसा। इसमें इसमें एक बात ये भी है कि हमारा एक तो मुल्क के अंदर ना टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा ख़राब है। वो फॉर हम्म। एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने इम्पोज किया हुआ है टैक्स, वो मोस्ट लाइकली यूनिवर्सिटी से टैक्स मांगेगी कि भाई अगर आप 2 लाख की फ़ीस लोगों से ले रहे हैं तो आप उस पर टैक्स दें। लेकिन यूनिवर्सिटी यहाँ पर बजाय इसके कि फॉर एग्जांपल उस 2 लाख में से 10% निकाल के गवर्नमेंट को दे, उस 2 लाख में से वो 10% बढ़ा के लोगों से पैसे लेके आगे गवर्नमेंट को देती है। इवन दो जो टैक्स इस तरह काम नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो है ना, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि ये आया कि ये गवर्नमेंट जो है उसने ये टैक्स यूनिवर्सिटी पे इम्पोज किया हुआ है,
या कि ये जो है गवर्नमेंट की, क्योंकि जो बताया जा रहा है, जो स्टूडेंट से मेरी बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने यही कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऐन मुताबिक है। तो उस, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऐन मुताबिक है तो वरना अदरवाइज कुछ ना कुछ अभी तक इस पे बात मामला हो चुका होता। मुझे जहाँ तक लगता है ये शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी ही इतनी चुतियापे की है कि ये आप डायरेक्ट बच्चों से ही टैक्स लें, बेसिकली पॉलिसी यही है। क्योंकि वरना अभी तक कोई ना कोई इस पे केस, कोई लॉ सूट, कोई इस किस्म का कुछ हो चुका होता, या मे बी अगर नहीं हुआ, अगर हुआ है तो फिर अब तक हो जाना चाहिए। और अब ये मामला उठेगा तो इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए कि यार अगर 2 लाख से ज़्यादा यूनिवर्सिटी फीस ले रही है तो फिर ठीक है ना, फिर यूनिवर्सिटी टैक्स दे। लेकिन टैक्स भी जो है वो वालदैन से लिया जा रहा है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक इतना बड़ा, मतलब मुझे मिडिल क्लास वालदैन जो होते हैं, आप हिसाब लगाएं, हम भी मिडिल क्लास फैमिलियों से हैं, हमें भी यूनिवर्सिटियों में भेजा वालदैन ने तो बड़ी मुश्किलों से ही भेजा, समझ लो, मुझे तो ज़ाती तौर पे। ऐसी ऐसी। ठीक है। तो अब ये इस तरफ देख के होता है। अब यूनिवर्सिटीज़ का देखें ना, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं ही नहीं इतनी। ठीक है। एक छोटी सी तादाद है सरकारी यूनिवर्सिटी की जिनके इतना कंपटीशन हो जाता है कि वहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे नहीं जा सकते यार। ठीक है। मतलब वो बहुत टॉप जो होता है, क्रीम जो होता है, वो सिलेक्ट होके उसमें जाते हैं। और फिर अब यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी हैं नहीं, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जब रुख करते हैं तो ऊपर से आपने टैक्स लगाना शुरू कर दिए हैं। ऊपर से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वो पूरा एक एजुकेशन माफिया बना हुआ है। अगर कोई उनके खिलाफ बात कर रहा है तो वो बच्चों को सस्पेंड, अभी बच्चों का हरास किया जा रहा है, बच्चों को सस्पेंड किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि आपको डिग्री नहीं दी जाएगी और ये हो जाएगा। अब एक छोटा से फॉर एग्जांपल एक मिडिल स्मॉल टाउन से एक बच्चा आया है, अगर वो लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया, उसको डीसी लगा दी जाएगी, उसको एक बंद कमरे में बिठा के 4 प्रोफेसर या एडमिन वाले उसको जनाब 4 धमकियां देंगे, वो तो डर जाएगा। तो मतलब बेसिकली ये एक पूरी एक गुंडागर्दी है मेरे हिसाब से। तो इस पे जो बात हो रही थी और जिस मामला जो उठाया जा रहा है, और जो जो एक दो प्रोफेसर जो हैं जो इस मामले पे बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं लाहौर की जितनी हैं या पूरे मुल्क की जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं। ठीक ठीक है। है। वो यूनियन, वो एक मतलब क्या कह रहे हैं, यूनिटी दिखाएं थोड़ी सी, और इस मामले को एज अ एक यूनाइटेड फ्रंट पे लेके आके सारे इस बात पे बात करें कि भाई ये जो गुंडागर्दी है एक किस्म की यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये नहीं चलनी चाहिए। तो बिल्कुल सही। अब देखें क्या होता है इस मामले में। ठीक है, बिल्कुल सही। बल्कि हम भी यही कहेंगे लोगों को कि जो इस वीडियो को देखते हैं या जो जुनेद भाई की वीडियो को देख चुके हैं, वो कोशिश करें, शेयर करें, इस मसले को और थोड़ा सा उठाएं ताकि बात थोड़ी और फैले और जो इस पे एक्शन लेना है लोगों ने वो लिया जाए। और बल्कि एक हम्म। और बात ये भी है मेरे हिसाब से, स्टूडेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए कि स्पेशली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो चलती ही उनकी फ़ीसों पे है। एग्जैक्टली। तो अगर बिल्कुल। देखा जाए तो यूनिवर्सिटी को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको यस। शायद यूनिवर्सिटी की कम ज़रूरत है। तो वो नहीं है ही नहीं, बिल्कुल, आपको तो उनको बिल्कुल ही नहीं है ना। वही ना। तो आपको ये पोजीशन जो है स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से इनकी समझना बहुत ज़रूरी है कि वो स्टैंड कहाँ पर करते हैं और उनके पास एट द मोमेंट कितनी पावर है इस लिहाज पावर से। है, इस बात का उसको अंदाजा ही नहीं है। असल में सबसे बड़ा डर जो है ना, ये इस माफिया को ये इसी बात का ही है। क्योंकि अगर एक टीचर, अगर फॉर एग्जांपल उसने फेसबुक पे पोस्ट किया है तो उनको इतना डर लग गया है कि उन्होंने उसको सस्पेंड कर लिया है। तो आप हिसाब लगाए ना वो कितने कमजोर लोग हैं। ठीक इस तरह ही ठीक है। इस तरह ही। उनको कितना डर है, और उनको उसका बात का अंदाजा है कि अगर यार ये अवेयरनेस फैल गई इन बच्चों में, ठीक है, तो इनका तो धंधा बंद हो जाना है। हाँ जी, ठीक इस है। तरह ही, क्योंकि बिल्कुल ऐसे। इट्स नॉट अबाउट द स्टूडेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स एक चीज पे यूनाइट हो जाएं कि यार ठीक है, नहीं, अगर वैसे भी आप जो कोरोना की सिचुएशन है, लोगों को बड़ी चीज़ें रियलाइज हुई हैं कि यार लाइफ में ना कोई इतने ज़्यादा एक्स वाई चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बस बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो कि जिनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। तो अगर ये सारे लोग हो जाएं कि यार चलो ठीक है यार, नहीं भेजते यूनिवर्सिटी, क्या हो जाएगा। हम्म, ठीक है। सही है सही है। एक दिन के अंदर यूनिवर्सिटी जो है ना गोडे टेक देगी, जिसको हमारी वही पंजाबी ना, में वो कहते हैं। जो कहेंगे आप उन्होंने को उनको करना पड़ेगा, जहरी हाँ, बात है। करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, कोई नाजायज डिमांड भी नहीं है यार। मतलब अगर आप इन यूनिवर्सिटीज का ऑडिट करा के निकालने देखें तो ये करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है ये। ऐसे ऐसे, और वो ठीक तो है। आप थोड़ा सा कंसेशन सिर्फ मांग रहे हैं एट अ टाइम जब उनकी अपनी कॉस्ट कोई नहीं आ रही है उनको। कॉस्ट कोई नहीं आ रही। ठीक है। ऑलरेडी आपकी कॉस्ट इतनी कम हुई हुई है, उस मामले में आप ऊपर से कह रहे हैं कि नहीं, ऊपर से टैक्स भी लगा दिया, तो ये हम्म, काफी ज्यादती वाला मामला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार ये कैसे तालीमी इदारे हैं कि इतनी लाखों करोड़ों रुपए की एजुकेशन करा के भी अगर आप बच्चे में इतनी सी सोच नहीं बेदार होने दे रहे कि यार उसको अपने हक का शऊर हो, उसको अपने राइट्स
का उसमें अवेयरनेस हो और अपने राइट्स पे बात कर सके, वो आवाज उठा सके। मतलब आप गधे ट्रेन कर रहे हैं ना फिर तो, सीधी सी बात। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही ठीक है, बात है। आप कॉरपोरेशंस के लिए रोबोट्स तैयार कर रहे हैं। फिर ये लोग ये इकोनॉमी नहीं चलाएंगे या ये मुल्क का पिलर नहीं बनेंगे, ये तो बस सिंपल जो है कॉरपोरेशन के पुर्जे बनेंगे, सिंपल सी बात है। हम्म। ठीक है, तो ऐसी ये तालीम तो ना ना हुई ना। फिर तालीम का ऐसे मकसद तो होता है कि यार एक इंसान को उसकी अवेयरनेस हो जाए कि उसमें पोटेंशियल कितना है। ठीक है, सही है, सही अगर है। बजाय इसके कि आप उस पर अवेयरनेस और वो चीज़ें उसको पोटेंशियल बताया जाए, आप उसको बोल रहे हो कि नहीं तुमने अपनी हक की बात नहीं करनी, बस तुमको जो बताया जाए वो करो, एक लकीर का फकीर बनाया जा रहा है। तो ये एजुकेशन तो उल्टा नुकसान है। ये तो मतलब वालदेन जो है पैसे दे के अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं मेरे हिसाब से। हुँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं बल्कि आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक दिस इज़ अ गुड जी नोट जी। टू सॉर्ट ऑफ एंड इट ऑन। बिल्कुल सही बात है आपकी। अगेन लोगों से ये गुज़ारिश है कि इस स्पेशली इस मामले के बारे में आप जितना शेयर कर सकते हैं इसको वो करें। बट अपार्ट बिल्कुल फ्रॉम दैट, थैंक यू एवरीवन जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी अभी तक। आप लोग हमारे साथ हैं। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो हैं इसकी एक हाईलाइट रील जो हम डालेंगे वो देख रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा यूट्यूब की तरफ भी जाएं, उसको भी थोड़ा सा प्यार दें, सब्सक्राइब करें वहाँ पर जाके, क्योंकि बिल्कुल। पूरी वर्जन जो है वो हमारी वहाँ पर होती है यूट्यूब के ऊपर। तो बेहतरीन। बहुत सारी बातें हुई हैं हमारी पूरी डिस्कशन के अंदर जो आप मिस कर देंगे अगर आप सिर्फ हाइलाइट्स देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर। वंस बिल्कुल। अगेन थैंक यू जुनेद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया आज, आपने हमारे साथ जो है टाइम निकाला अपने स्केजुअल में से। थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग एंड वी थैंक विल यू वेरी सी यू मच। ऑल नेक्स्ट टाइम।